बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के पूरे प्राइस एक्शन की, स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्शन जहां है फोकस करेंगे उसी पर, वो है सोना। दरअसल 1 लाख की दहलीज पर सोना पहुंच चुका है। अब आगे की चाल कैसी रह सकती है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर, इस तेजी के पीछे के कारण क्या हैं, कितने सपोर्टिव है ये रीजंस, और अब अगले टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे डॉलर की भी, जहां पर हमने नरमी देखी है। अब डॉलर का क्या यहां से दम निकलना शुरू हुआ है, क्या यहां से स्ट्रेंथ रुपए में और फर्दर देखने को मिलेगी, इन मुद्दों पर भी करेंगे बातचीत। बात करेंगे एग्री बाजार की भी, स्पेशली हल्दी की, जहां पर तेजी का रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हमने पिछले 2 महीने में एक तेजी का एक्शन पूरे ही स्पाइसेस के पैक में खासतौर से जीरे और हल्दी में आते हुए देखा है। इन सब पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े, साथ ही ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा, मोतिलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर किशोर नारने और प्रो इंटेलरेट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सोने की, जहां पर भाव 1 लाख के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और लगातार तेजी हमने देखी है। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसने इस तेजी को सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो चाइना इंश्योरेंस की तरफ से बाइंग क्यों ना हो, सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से खरीदारी हो, और डेफिनेटली जो ये ट्रम्प पॉलिसीज हैं उसके बीच में भी एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पर सोने में लगातार हमने फ्लोज आते हुए देखे हैं। एक अनुमान ये लगाया जा रहा था बीच में, जब हमने थोड़ी सी नरमी पीक से आते हुए देखी थी, कि शायद यहाँ से थोड़ा सा और नरम हो सकते हैं भाव, सोना ऑब्लाइज करेगा, इन्वेस्टर्स को एंट्री का मौका देगा, पर उस तरीके का कोई ज़्यादा एक्शन हमने देखा नहीं नीचे की तरफ या फिर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ। अब सवाल यह है कि इस तेज़ी के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या ये तेज़ी यहाँ से फर्दर कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। राजेश जी नमस्कार, सबसे पहले आप ही कमेंट्स लेना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि हाल फिलहाल में जो भी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के बुलिश टारगेट्स हमने देखे थे वो सभी हासिल हो गए। इतना कोई एंटिसिपेट कर भी नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। कैसे देखते हैं आप इस मूव को? जी हाँ दीपाली जी, बिल्कुल ये जो अनुमान था $3400 हिट करेगा, वो इतने जल्दी हिट करेगा मुझे भी नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो हिट किया उसके पीछे मुझे लगता है ट्रम्प और पावेल के जो कोल्ड वार चल रहा है इसकी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरीके का मैसेज जा रहा है, और जिससे कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और गोल्ड नए रिकॉर्ड बना सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अगर मैं गोल्डमैन सैक्स की ही रिपोर्ट की बात करता हूँ तो अभी भी उनका एक नया रिकॉर्ड, नया उन्होंने टारगेट सेट करके रखा है कि $4000 क्रॉस करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ रिकॉर्ड टूटने के लिए ही नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आने वाले दिनों में और गोल्ड क्या बनाता है और क्या रिकॉर्ड तोड़ता है शायद ये समय ही बताएगा। लेकिन ओवरऑल गोल्ड की जो डिमांड है फिजिकल के साथ साथ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट जब इसमें इंटरेस्ट लेती है, गवर्नमेंट बैंक्स इंटरेस्ट ले रही है, तो इसका मतलब गोल्ड का भविष्य बहुत सुनहरा दिख रहा है अभी भी। तो आपको लगता है कि तेजी ऐसे ही बरकरार रहेगी, मतलब नरमी के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं आपके हिसाब से राजेश जी? देखिए दीपाली जी, मैं बिल्कुल करेक्शंस आते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा $3200 होने के बाद एक बार 3200 कुछ डॉलर तक के नीचे गोल्ड आना, ये अपने आप में प्रॉफिट बुकिंग था। कुछ रूमर्स बीच में आए थे कि गोल्ड 56,000 हो जाएगा इंडियन मार्केट में। तो इस तरीके के रूमर्स कई बार बिकवाली करा देता है, प्रॉफिट बुकिंग कराता है। मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी उम्मीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद में रहना निवेशकों के लिए और मार्केट के लिए सही नहीं होगा। एक जिस तरीके से गोल्ड ने अभी बुल रन पकड़ा है, मुझे लगता है कि $3500-3600 मतलब एक एक दिन में 100 $150 अगर अब जा रहा है गोल्ड, तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है करेक्ट बहुत ज्यादा कम ही संभावना लगती है। लेकिन एवरी करेक्शन, हर समय करेक्शंस आते हैं, लेकिन करेक्शंस में मैं देखता हूँ मार्केट बहुत ज्यादा और करेक्शन की उम्मीद रखता है, और वो करेक्शन के रेट कभी भी हासिल नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि जो रेट्स अभी है ये बहुत अच्छे रेट है, और भारत में वैसे भी अक्षय तृतीया की अच्छी खासी जम के खरीदारी शुरू है। शायद आने वाले दिनों में लोग जल्दी से जल्दी अपना गोल्ड बुक करें और जेवर बुक करें, उसके लिए बेहतर समय यही है मुझे लगता है। ओके, अच्छा, डिमांड पर भी मैं राय लूंगी आपसे राजेश जी। लेकिन किशोर आप बताइए, मतलब अगर आप मेकिंग चार्जेस इंक्लूड कर लें, जीएसटी इंक्लूड कर लें, तो 1,12,000 तक भाव जा रहा है 10 ग्राम सोने का। अब इस भाव पे डिमांड कितनी आ रही है वो इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन पहले किशोर, प्राइसेस पर आपकी राय। ये जो ट्रम्प पवेल के बीच में चल रहा है रेट कट्स को लेकर, जो डिफरेंसेस हैं, डॉलर में जिस तरीके से हमने गिरावट आते हुए देखी है, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेटली, जिस वजह से हमने तेज़ी आते हुए देखी है। लेकिन इन फैक्टर्स की वजह से ये तेज़ी कितना कंटिन्यू होगी वो इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो भी अग्रेसिव टारगेट्स थे इतनी जल्दी पूरे होंगे जैसे हमने अभी भी कहा, वो एंटिसिपेट कोई भी नहीं कर रहा था। अब क्या रहे हैं यहाँ से भाव को लेकर? ऊपर की तरफ टारगेट आप रिवाइज करेंगे, क्या व्यू है इन स्तरों से? या दीपाली, हाँ, आई थिंक हमारा
3740 का टारगेट पहले था और 4000 4,500 के आसपास का भी टारगेट्स है। सो अभी आप जो बोल रहे हैं कि समय कोई एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी को, मतलब अगर आपको समय और प्राइस दोनों पता है तो आप भगवान हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई भी दोनों एक साथ प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बट बेसिकली डायरेक्शन अपसाइड है, तेज़ी बरकरार रहेगा। एंड ये जो न्यूज़ है ये तो ट्रिगर पॉइंट्स है। आपको आज पावेल का न्यूज़ है, कल परसों टैरिफ्स का न्यूज़ था, एंड देन सो ऑल दिस इज व्हाट यू कॉल नॉइस अराउंड द एक्चुअल इशू। द प्रिडोमिनेंट अंडरलाइंग जो इशू है डॉलर्स, जो डॉलर का जो पोजीशन है एज ए ग्लोबल करेंसी, एज ए ग्लोबल कैश, ये पहली बार वो क्वेश्चन हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉन्फिडेंस का जो शेकअप है वो यूएस की तरफ से आया है रादर दैन अदर कंट्रीज से। आई थिंक अगर यूएस के ऊपर, यूएस इकोनॉमी के ऊपर, यूएस पॉलिसीज़ के ऊपर, यूएस जियोपॉलिटिक्स का जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉबली ग्लोबली जो रिजर्व्स होल्ड कर रहे हैं, ये सेंट्रल बैंक्स का रिजर्व्स हो सकता है, फंड्स का रिजर्व्स हो सकता है, इन्वेस्टेबल कैपिटल हो सकता है, वो एक ऑल्टरनेट एसेट ढूंढेगा। अभी फ़िलहाल के लिए गोल्ड के अलावा कोई ऑल्टरनेट सेफ हेवन एसेट बचा नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत जापानीज़ येन एशियन करेंसीज में बच सकता है, एंड थोड़ा बहुत चाइनीज़ करेंसी भी काफ़ी कंट्रीज उसको स्टॉकअप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो गोल्ड का एक स्ट्रेंथ भी वो सेफ हेवन है, बट उसका वीकनेस भी है कि उसका सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है, तो वो एक्चुअली रिजर्व करेंसी बन नहीं सकता है। तो जब तक ये अनसर्टेनिटी है, इसका तेज़ी बरकरार रहेगा। लेवल्स कुछ भी आप बोल दीजिए, 4000 बोल दीजिए, 3700 बोल दीजिए, आता रहेगा, समय किसी को पता नहीं है। तो डायरेक्शन अपवर्ड है, करेक्शंस बिल्कुल आ सकता है, $200-300 कभी भी आपको गिरावट देख सकते हैं, बट बहुत लंबे टाइम के लिए वो जो डाउनसाइड हो रहेगा नहीं है। तो आपको शार्प डाउनसाइड्स आएगा, बट तुरंत आपको अपसाइड्स भी मिल जाएगा। ओके अच्छा राजेश जी, डिमांड को लेकर आप कह रहे थे कि अक्षय तृतीया की डिमांड बेहतर निकल कर आ रही है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जितने भी ज्वेलर्स से हमारी बातचीत हुई है, सबका कहना यही है कि अगर 3 महीने या 6 महीने पुरानी सेल से, बिक्री से कंपेयर करें तो 10-20% तक का ड्रॉप देखने को मिल रहा है, क्योंकि हायर प्राइसेस की वजह से लोग वेट कर रहे हैं एक करेक्शन का, बाइंग का। मतलब बहुत जो ज़रूरी बाइंग है वही हो रही है। भी फिजिकल फ्रंट पे इन्वेस्टमेंट बाइंग डेफिनेटली आ रही है। अब आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं डिमांड को लेकर? फिजिकल प्लस इन्वेस्टमेंट, किस तरीके के ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? दीपाली जी, मैं आपकी बातों से पार्शली अग्री करता हूं, क्योंकि निश्चित तौर पे जब सोने के भाव एकदम से बढ़ते हैं तो मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है। मार्केट में कस्टमर सोचते हैं कि एक करेक्शन आएगा, लेकिन वो करेक्शन आके चले गया है। मुझे नहीं लगता है कि अभी और करेक्शन की ज़्यादा उम्मीद रखना ग्राहकों के लिए सही होगा। और अक्षय तृतीया जैसा बड़ा मुहूर्त भारत में है, और अक्षय तृतीया के जस्ट बाद से शादियों का पूरा एक खरीदारी शुरू हो जाती है। अगर मैं इसे पूरा ईयर वाइज देखता हूं तो मैं ऑलवेज ये कोट करता हूं कि लास्ट ईयर के फिगर्स और लास्ट ईयर के अगर फिगर देखता हूं मैं इंपोर्ट के, तो 741 टन के अगेंस्ट में 2024 में 802 टन इंपोर्ट होना, ये दिखाता है कि ओवरऑल मार्केट में डिमांड है, कहीं पर भी कमी नहीं है। इतना है कि कई बार ग्राहक रुक जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अक्षय तृतीया के दरम्यान में ये खरीदारी करके वो जो बैकलॉग है वो खत्म हो सकता है। निश्चित तौर पे अगर मैं फेब में जाता हूँ या मार्च में जाता हूँ तो थोड़ा सा इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन पहले से इंपोर्ट हुआ हुआ गोल्ड, क्योंकि ज्वेलरी बनाने में कम से कम महीना से 1.5 महीना लगता है, तो पहले आया हुआ जो गोल्ड है वो मार्केट में सर्कुलेट होने में समय लगता है। इस वजह से कई बार ऐसा अंदाजा आता है कि शायद ग्राहकी कम है, लेकिन कुछ दिन के लिए ग्राहकी कम होती है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कवर अप हो जाएगा। और जिस तरीके के अभी ऑफर सभी ज्वेलर्स लोग लेके आए हैं, मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्शन इसके गोल्ड के रेट के लिए कस्टमर को ही हो रहा है, और कस्टमर भी अक्षय तृतीया की बुकिंग अभी से करनी शुरू कर रहे हैं, जिसके वजह से अच्छा खासा व्यापार होने की उम्मीद है। ओके अच्छा किशोर, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए क्या सजेशन है आपकी तरफ से? आई थिंक ट्रेडर्स को एक्चुअली थोड़ा सावधान रहना चाहिए। वॉलेटिलिटी बढ़ेगा और वॉलेटिलिटी ऑलरेडी हायर है, बट इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप 2 से 3 साल का अगर अवधि रखते हैं, स्पेशली 18 महीने से ज़्यादा का अवधि रखते हैं, तो प्रॉब्ली आपको लेवल से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन तो आप अगर यहाँ पे कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आप शुरुआत करना चाहता है, तो प्रॉब्ली आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है और
ऑलरेडी पुराना इधर ETF होल्ड कर रहे हैं या कोई भी गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होल्ड कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी आता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करेक्शंस नहीं आएंगे, करेक्शंस आएंगे, बट डायरेक्शन अपसाइड के लिए है। आप एटलीस्ट कम से कम 2 साल के आसपास का आपका जो ट्रेंड है अभी भी अपसाइड का है, तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। दिनेश तोमानी भी हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, आपके नियर टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट्स क्या हैं, रिवाइज किए हैं आपने ऊपर की तरफ सोने पर? तो 1,02,000 का टारगेट रिवाइज किया है। पहले इसमें जो टारगेट था ये 96,000 तक ही था, जो बहुत जल्द आ चुका है। और अगर शुरुआत साल से करते हैं, इस जनवरी से अब तक के डॉलर टर्म्स में 33% गोल्ड गेन कर चुका है और इन टर्म्स ऑफ रुपीज करीब 30% गेन कर चुका है। सारे जो फैक्टर्स इन है, मतलब जो ट्रंप की जो ट्रेड वॉर पॉलिसीज चल रही है, चाइना का जो गोल्ड सरप्लस एडिशन जो चल रहा है, लास्ट 4 मंथ से कंटिन्यूस गोल्ड ऐड करते जा रहे हैं, ETFs, इन्वेस्टमेंट हेवन, सेफ हेवन बाइंग, सब फैक्टर्स जो है एक साथ मिलजुल कर गोल्ड को 1 लाख रुपया क्रॉस कराने की पूरी साजिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रोबेबली इवनिंग सेक्शन तक ही मुझे लगता है कि 1 लाख का लेवल ये क्रॉस हो जाना चाहिए और प्राइजेस जो है निवेशकों के लिए अभी भी बने रहने का पूरा समय है और 1,02,000 ये वीकेंड तक की मुझे लगता है ये प्रोबेबली आ जाना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस वीकेंड तक ही 1,02,000 तक भाव जा सकता है। फिलहाल 99,125 का मौजूदा लेवल है गोल्ड पर। चलिए, शुक्रिया राजेश जी आने के लिए शो में और डिमांड पर, प्राइसेस पर, तमाम फैक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। किशोर हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश तोमानी भी बने हुए हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की, स्पेशली रुपए की, जहां रुपए और डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में हमने लगातार 5वें सेशन रहा है जब हमने रुपए में तो गेंस आते हुए देखे हैं, डॉलर में थोड़ा सा करेक्शन रहा है और इसके पीछे फैक्टर वही रहा है कि जो ऑनगोइंग टसल चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व जेरोम पवेल के बीच में, उसके कारण यहाँ पर नरमी हमने आते हुए देखी है। $98 के आसपास का मौजूदा भाव है और लगातार यहाँ पर हमने वीकनेस पिछले कुछ सेशन से आते हुए देखी है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम शर्मा बने हुए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ग्रीनबैक एडवाइजरी के। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए किस तरीके के सेंटिमेंट्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? काफ़ी कुछ हलचल हो रही है ओवरसीज मार्केट में, स्पेशली यूएस में, जिसके कारण हमने ये प्राइस रिएक्शन दोनों ही करेंसीज में आते हुए देखा है, फिर चाहे वो रुपी हो या डॉलर। फिलहाल सेंटिमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप? सुब्रमण्यम जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए उनसे रिकनेक्ट करेंगे, तब तक किशोर की एक राय ले लेते हैं। किशोर, आपको क्या लग रहा है ये फिलहाल ऑनगोइंग टसल के बीच में जो वीकनेस हमने देखी है डॉलर में और फर्दर परसिस्ट कर सकती है क्या? कुछ रेंज या लेवल्स जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? या आई थिंक शॉर्ट टर्म में डॉलर का वीकनेस अभी भी जारी रहेगा और रुपए का जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली डॉलर का वीकनेस को दर्शा रहा है और मेरे हिसाब से रुपए प्रॉब्ली 84.5 तक के आसपास जाके एक बार सेटल हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा अप्रिशिएट फ़िलहाल के लिए होगा। अगर ये कंसिस्टेंटली सो अराउंड 97.5 98 के आसपास जो डॉलर इंडेक्स भी स्टेबल हो जाना चाहिए। सो अराउंड 84.5 मे बी अनदर 50 पैसे के आसपास का डाउन साइड अभी दिख रहे हैं कि रुपये डॉलर में। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस और दिख सकती है। ग्लोबल डेवलपमेंट्स किस तरीके से होंगी उस पर तो नजरें बनी रहेंगी ही, लेकिन रुपए की अगर हम बात करें तो 85 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे फिस जाता है तो वो इम्पॉर्टेंट रहेगा रुपये मूवमेंट के हिसाब से। दिनेश जी, आप क्या नियर टर्म रेंज देख रहे हैं रुपए की? प्लस यहाँ से और मजबूती अगर एंटिसिपेट करके चले तो क्या लाइकली टारगेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? मुझे लगता है 85.10 का जो लेवल है इसने ब्रीच किया है। प्राइजेस मुझे लगता है 80-20 के लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है और डॉलर इंडेक्स की भी अगर बात करो तो 110.60 का जो लेवल बता, वहां से करीब करीब 12 से 13% की मंदी इसमें आ चुकी है। जो मेजर सपोर्ट जोन था इसका 98.80 वो भी इसने तोड़ दिया है। 96.40 के लेवल्स मुझे लगता है ये बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो जो वीकनेस है डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूज है और रुपया यहाँ से मजबूत होता हुआ और मुझे नजर आता है। ओके, हमारे साथ सुब्रमण्यम शर्मा वापस रिकनेक्टेड है। शर्मा साहब नमस्कार। ये डॉलर रुपए में जो भी हम फेड ऑटोनॉमी की वजह से रिएक्शन देख रहे हैं, कितना सस्टेनेबल दिख रहा है, किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं फिलहाल, बताइए। देखिए, ट्रम्प के जो टैरिफ वॉर के पास जो एक्शन हुआ उसके कारण डॉलर में काफी कमजोरी दिखाई दी और डॉलर इंडेक्स जो 108 109 जो 1.5 महीने पहला था अभी ऑलमोस्ट 98 लेवल के आसपास है। तो ओवरऑल आउटलुक डॉलर के वीक लग रहा है और उसके बेनिफिट में बाकी करेंसी स्ट्रांग है। यूरो, पाउंड, येन
सारे स्ट्रॉन्ग है और उसमें रुपये आपको भी काफी फायदा हुआ, जिसके कारण रुपया जो 88 और 88.50 के लेवल था, जो 1.5 महीने पहले भी 85 लेवल, यहाँ पर से भी काफी स्ट्रेंथ की गुंजाइश है। लेकिन लोअर लेवल में आरबीआई इंटरवीन करके बाई कर रहे हैं और इसके कारण रुपया 85 लेवल के आसपास है। बट ओवरऑल आउटलुक जनरली लग रहा है कि स्ट्रांग रहेगा और एफआई के भी काफी पैसा आ रहे हैं। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट लास्ट पिछले 5 दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड रहा है और एफआई की इनफ्लोज भी आ रही है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इंडिया में पॉजिटिव है और ये जो टैरिफ का जो इम्पैक्ट बाकी करेंसीज में ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जो बेनिफिट रहेगा, इंडिया का जो इफेक्ट रहेगा काफी कम रहेगा और वो भी फैक्टर हो सकता है। तो इसके कारण रुपया का आउटलुक काफी स्ट्रांग है और 85 के लेवल भी एक बार ब्रेक हुआ था, लेकिन आरबीआई के इंटरवेंशन होल्ड करेगा। लेकिन ब्रॉडर आउटलुक रुपया का स्ट्रांग ही रहेगा, डॉलर इंडेक्स और वीक होने की संभावना है। ओके, क्या रेंज देख रहे हैं फिर नियर टर्म में और क्या टारगेट्स देख रहे हैं रुपए पर मजबूती की तरफ? देखो नियर टर्म 85 और 84, 80 का सपोर्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पर लोअर लेवल में बाइंग आ सकती है वापस 85, 50, 85, 80 देखते हैं। तो ब्रॉडर रेंज 84.50 to 85.50 है विद अ स्ट्रॉन्गर बाय। बट अगर आरबीआई इंटरवेंशन नहीं रहा और अगर क्लोज रही तो रुपये और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रॉडर रेंज 84.50 to 85.50 का रेंज रहेगा। ओके, ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका शर्मा साहब आने के लिए शो पर और बताने के लिए करेंसी मार्केट में जो हलचल हो रही है यहाँ से क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट करें। लेकिन जैसे बताया शर्मा साहब ने, रुपए पर स्पेशली 84.60, 85.60 एक रेंज रह सकती है जिसमें ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल 85.07 पर रुपया कारोबार कर रहा है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो स्ट्रैटेजीज पर खास तौर से करेंगे फोकस, एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से। किशोर नारने, दिनेश सोमानी हमारे साथ बने हुए हैं। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो सिल्वर पर क्या राय रहेगी यहाँ पर, क्योंकि सारा जो एक्शन है वो एम्फसाइज गोल्ड पर ही हो रहा है। सिल्वर में थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम देख रहे हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? या दीपाली, सिल्वर का भी तेज़ी का व्यू है, इसको गोल्ड को तो फॉलो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आज पॉजिटिविटी आपको क्रूड में भी देखने के लिए मिल सकता है। सो सिल्वर में 95,300 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 94,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड 96,000 के आसपास का आपका टारगेट रख सकते हैं। और क्रूड पर क्या राय है आपके किशोर? जैसे आपने कहा वहाँ भी थोड़ा तेज़ी का एक्शन रह सकता है। क्रूड में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का दौर चल रहा है और ये थोड़ा फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। एंड क्रूड अभी करंट लेवल्स पे या 53.20 के आसपास आता है तो वहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। अपसाइड टारगेट 54.20 के आसपास हो सकता है एंड स्टॉप लॉसेस आप मेंटेन कर सकते हैं 5270 के आसपास। ओके, दिनेश जी, पूरे बेस मेटल पैक पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर एक लगातार तेजी के बाद हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी। फिलहाल प्राइसेस आज के सेशन की अगर खास तौर से बात करें हल्की बढ़त लेकर ट्रेड हो रहे हैं। क्या व्यू है पूरे पैक पर और कोई ट्रेड लेंगे क्या? जी, बेस मेटल्स में मैं देखूं तो सिर्फ कॉपर में है जिसमें मूवमेंट काफी ज्यादा है। मतलब 820, 830 नीचे जाता है, ऊपर में 850, 855 जाता है। तो मुझे लगता है एक दायरा है 830 से 855 ये दायरे में ट्रेड कर रहा है। जहां तक कि एल्यूमिनियम और जिंक की बात है, इसमें मूवमेंट और एक्टिविटीज काफी डल हो चुकी है। तो मेरी बेस्ट पिक रहेगी कॉपर 844.50 के अराउंड बाय करने का, 853 का लक्ष्य, और मुझे लगता है कि 840 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। किशोर, आप कोई ट्रेड पिक करेंगे क्या बेस मेटल से? बेस मेटल में आई थिंक बिकॉज जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इसमें जो मंदी का माहौल है मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए। कॉपर में बिकवाली का राय दूंगा, 852 के आसपास बिकवाली करे, 856 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट आप 844 के आसपास रख सकते हैं। ओके, तो कॉपर पर ही कन्वेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 846 पर फिलहाल कॉपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं एग्री बाजार की और स्पाइसेस पर एक राय ले लेते हैं, स्पेशली टर्मरिक पर। दिनेश जी, पहले तो राय आपकी चाहिए। लगातार हमने टर्मरिक में तेजी आते हुए देखी है, डिमांड स्ट्रांग रही है, सप्लाई कंसर्न्स रहे हैं रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई की वजह से। जो क्रॉप यील्ड्स थी वो लोअर दैन एक्सपेक्टेड रही, हार्वेस्ट डिलेड हुए जिसकी वजह से जो अराइवल्स थे वो टाइट साइड पर रहे। इन फैक्टर्स की वजह से जो हमने सपोर्ट या तेजी बनते हुए देखी है, कितनी सस्टेनेबल लग रही है और क्या व्यू है इन स्तरों से? जी 11,200 का लो बनाया था इस साल की शुरुआत में, वहां से ये 15,800 के आसपास आज हमने वापस ट्रेड करता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 16,000 लेवल इसने टच की है। अराइवल जो है काफी लिमिटेड आ रही है और डिमांड उसके अगेंस्ट में काफी ज्यादा है। कल भी बताया जा रहा है, सोर्सेज जो बताते कि बांग्लादेश के लिए करीब 28 से 30 मोटर का काम हुआ है हल्दी में। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी खुलकर आई है, डोमेस्टिक भी काफी एग्रेसिव है।
तो ओवरऑल जो है बैलेंस शीट टाइट है और काउंटर थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है। 15,200 15,100 ये जो दायरा है डिमांड जोन है, यहाँ पर खरीदारी करके 16,100 का लेवल जल्दी हमें देखने मिल सकता है। 14,580 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो जो काउंटर है बुलिश है और पूरी एनसीडीएक्स की अगर हम स्क्रीन देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर कोई नजर आता है तो हल्दी नजर आती है। ओके अच्छा, जीरे पर राय क्या है आपकी? यहाँ पर थोड़ी नरमी हमने ज़रूर देखी है, लेकिन कल हम बातचीत भी कर रहे थे, जीरे की एंटिसिपेशन तो यही हो रही है कि यहाँ से ग्लोबल डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड स्पेशली इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत नीचे नहीं लग रहे हैं, तेज़ी ही एक्सपेक्टेड है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जीरे को लेकर? बिल्कुल दीपाली जी, एक्सपेक्टेशंस है लेकिन अभी कोई डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। मतलब चाइना को चलते हुए भी जो कंटेनर्स का व्यापार हुआ था जीरे का, वो 8 से 10 कंटेनर का ही व्यापार हुआ है। एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, इसीलिए प्राइस अभी डल चल रही है। डोमेस्टिक में स्टॉकिस्ट ने काफी माल ले चुके हैं, हेजर्स ने भी काफी माल ले चुके हैं और डोमेस्टिक डिमांड में भी गया है। एक्सपोर्ट की जब तक डिमांड नहीं आती है, इसमें फर्दर पुश कोई आने की संभावना मुझे कम लगती है। लेकिन डाउनसाइड में मुझे लगता है कि 23,400 23,600 यह दायरा मेंटेन करेगा। अपसाइड 25,200 का रेजिस्टेंस है। इसी दायरे में मुझे 1 से 2 हफ्ते में ट्रेड करता हुआ लगता है। ओके अच्छा, एक राय ले लेते हैं कॉटन सीड ऑयल केक पर भी। यहाँ हमने जो रिसेंट स्ट्रेंथ बनते हुए देखी वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है। 3,000 के नज़दीक प्राइसेस आज कारोबार कर रहे हैं। क्या राय कॉटन सीड ऑयल केक पर? इसमें हल्दी के बाद कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर तो मुझे कॉटन सीड ऑयल केक नजर आता है। 2550 के लो से जो शार्प रिकवरी आई है वो करीब करीब 3,000 लेवल तक ये आ चुका है। मुझे लगता है प्रोबेबली बाय दिस मंडे, आने वाला जो मंडे है, मुझे लगता है 3080 के लेवल्स कॉटन सीड ऑयल केक छू सकता है। 2960 बाय करे, 2915 का स्टॉप लॉस और 3080 का लक्ष्य बाय दिस मंडे। ओके तो ये रह रही कॉटन सीड ऑयल केक पर 2976 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लगातार यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। अच्छा, एक ग्वार पैक पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई खास, यहाँ हमने मतलब पिछले अगर आप साल भर का 2 साल का मोमेंटम देखेंगे तो रेंज में ही प्राइसेस रहे हैं और इन्हीं यही लेवल्स हम साल भर पहले देख रहे थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास अभी भी कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या है आपकी दोनों ही पूरे ही पैक पर दिनेश? ये एनसीडीएक्स की जान कहलाती है, लेकिन दोनों काउंटर्स पिछले 4 से 5 महीने में एकदम डल मोमेंट है। बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी है। 5200 का ग्वार डाउन साइड है, ऊपर में 5450 का दायरा करीब करीब 4 से 6 महीने से ट्रेड कर रहा है। वैल्यू बाइंग के तौर पे मुझे लगता है कि 5220 का जो दायरा एक बार बाइंग हो सकता है फिर, लेकिन 5320 अपसाइड एक रेंज बाउंड है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। इसमें अनलेस एंड अनटिल 5440 का लेवल क्रॉस होकर क्लोज करता है कोई बड़ा बुलिश मोमेंटम मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, लेकिन डाउन साइड 5180 का मेंटेन रहेगा, यहां से घटता हुआ नहीं लगता है। ओके चलिए, तो ये बात हुई एग्री कमोडिटी बाजार की। वापस एक बार सोने के भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं जो मोमेंटम सुबह से बना है वो कितना सस्टेन हो रहा है। हालांकि जैसे दिनेश जी ने भी कहा, किशोर ने भी कहा कि स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। लेवल्स को, टाइमिंग को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन मोमेंटम स्ट्रांग है और इसी हफ्ते दिनेश जी तो 1,02,000 तक के भाव आते हुए देख रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 940 रुपये दूर 1 लाख के भाव से सोना स्पॉट में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा किशोर, क्योंकि आपका व्यू चांदी पर भी पॉजिटिव है, गोल्ड पर भी पॉजिटिव है, अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़्यादा कन्विक्शन किसके साथ है, सोने पर या चांदी पर? नहीं, इन्वेस्टमेंट कन्विक्शन सोने पे ज़्यादा रहेगा, बिकॉज बेस मेटल का जो एलिमेंट है, जो इंडस्ट्रियल मेटल होने का जो एलिमेंट है सिल्वर में, वो कहीं ना कहीं सिल्वर का नेगेटिविटी के लिए कारण है। नेगेटिविटी मतलब अंडर परफॉर्मेंस का कारण है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होता है और बेस मेटल्स में अगर कमज़ोरी आ जाता है तो उसका असर जो है सिल्वर पे भी पड़ेगा। एंड एट दिस पॉइंट सेफ हेवन का जो दर्जा है वो आप सिल्वर को नहीं दे सकते, वो सिर्फ गोल्ड का है। तो आई थिंक वो गोल्ड अभी फिलहाल के लिए जो करंट मोमेंटम है वो गोल्ड के लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल है। ओके ठीक है, तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर। शुक्रिया किशोर और दिनेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, सभी कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए और सोने पर अपने व्यूज़ स्पेशली लैंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।